गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज होती है। द फिनोमिनन ऑफ जनरेटिंग करंट और ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग सर्किट बाय चेंज इन स्ट्रेंथ, पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या समझ आया आपको इस डेफिनेशन से कि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, चाहे उसकी स्ट्रेंथ हो या पोजीशन हो या उसकी ओरिएंटेशन हो, इनमें से किसी भी चीज में अगर हम चेंज करते हैं और एज अ रिजल्ट जो सर्किट है उसमें ईएमएफ या करंट जनरेट हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूस्ड ईएमएफ, द ईएमएफ डेवलप्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो ईएमएफ डेवलप हुआ दैट विल बी नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम देखते हैं दैट इज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कर लिया था ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन भी सेम उसके जैसी ही है, बस डिफरेंस क्या है, वहां पर हमारे पास था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और यहाँ पर हमारे पास है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। It is measured by the total number of magnetic lines of force crossing the surface normally. किसी भी सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही हैं दैट विल बी नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर हम न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो इट विल बी इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। फॉर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डिनोट तो हम इसको फाई के साथ ही करते हैं, इट विल बी इक्वल टू बी डॉट ए। और अगर हम यहाँ पर कॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, बी ए कॉस थीटा। थीटा के एंगल जो है वो किस किस के बीच में है, थीटा इज द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जिसकी वैल्यू सेम नहीं है तो इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। डी ए मीन्स स्मॉल एरिया वेक्टर. The integration is over the entire surface area. When the magnetic field is touching the surface tangentially, that means अगर theta 90 डिग्री हो तो phi will be equal to b dot a, b a cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता है that is 0। तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0। और अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल हो सरफेस के तो दैट मीन्स एंगल कितना होगा फिर, 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 विच इज मैक्सिमम। तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई B इंटू ए विच इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो क्या आ जाएगी, B इज इक्वल टू फाई बाय एरिया। तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। चलिए अब आगे देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स क्या होते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, जिसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू बी। यहाँ पर डब्ल्यू को हम कैपिटल में लिखेंगे और बी हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। तो 1 वेबर की डेफिनेशन फिर क्या हो गई, 1 वेबर इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। अगर एरिया 1 स्क्वायर मीटर हो और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ 1 टेस्ला हो उसके नॉर्मल प्लेस किया हो तो हम फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को बोलते हैं 1 वेबर। दैट मीन्स 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। और अगर हम सीजीएस यूनिट्स की बात करें तो वो है मैग्नेटिक फ्लक्स के मैक्सवेल और इसको डिनोट करते हैं mx। और रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। और मैग्नेटिक फ्लक्स हमने क्या देखा था जब डेफिनेशन की है, तो इट वाज अ डॉट प्रोडक्ट ना, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला ये आप खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा और ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ml² t-2 a-1। लेकिन आप एक चीज याद करिए कि जब हमने एनर्जी के डायमेंशंस किए थे तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, ml² t-2। तो अगर हम फ्लक्स के डायमेंशंस में ml² t-2 इस वैल्यू को हम एनर्जी सब्स्टिट्यूट कर दें, मतलब जाउल्स सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारे पास वेबर किसके इक्वल आ जाता है, जाउल्स पर एम्पियर। और एम्पियर को हम क्या पुट करेंगे,
एम्पियर किसके यूनिट्स होते हैं? करंट के। और करंट किसके इक्वल होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स कूलम बाय सेकेंड। अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें कूलम पर सेकेंड तो जाउल बाय कूलम, ये हमारे पास आ गया वोल्ट्स इनटू सेकेंड्स। तो 1 वेबर हमारे पास वोल्ट इनटू सेकेंड, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टाइम के यूनिट्स के इक्वल भी आ जाता है। हमने बेटे जो डेफिनेशन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, उस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने। इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए जो उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे, आगे हम उन एक्सपेरिमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उनसे क्या कंक्लूजन हमारे पास निकल के आता है। सबसे पहले हम देखते हैं करंट इंड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट। उसमें जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है उस सर्किट को आप ध्यान से देखिए। हम ऐसा अरेंजमेंट करके रखते हैं। हमने जो कॉइल है C1 उसको कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर के साथ और एक हमने लिया है बार मैग्नेट। हम देखिए बेटे स्टार्टिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरो जो मैंने शो किया हुआ है मैग्नेट के ऊपर ब्लैक कलर का, उसकी डायरेक्शन कॉइल की तरफ है, तो दैट मीन्स मैं उस मैग्नेट को मूव कर रही हूं और N इज माई नॉर्थ पोल और S इज द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। तो जब मैं बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ लेकर आ रही हूं तो गैल्वेनोमीटर एकदम से डिफ्लेक्शन देनी शुरू कर देगा, मीन्स उसकी नीडल हिलना शुरू हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या है कि कुछ करंट जो है वो इंड्यूस हो गया है कॉइल में, ठीक है। और उसके बाद व्हेन द मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी, अगर मैं उस मैग्नेट को, जिस मैग्नेट को मैं पहले हिलाकर कॉइल की तरफ ला रही थी, अगर अब मैं उसको स्टेशनरी कर दूं, रोक दूं, फर्दर आगे मूवमेंट उसमें ना करूं, तो गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, वो जीरो पे आके रुक जाएगा। उसके बाद व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, अब उस मैग्नेट को मैं कॉइल से दूर लेके जा रही हूं, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। गैल्वेनोमीटर की नीडल फिर से हिलेगी लेकिन इस बार उसकी डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज रिवर्स्ड। इसका मतलब क्या हुआ फिर कि जो करंट इंड्यूस हुआ था अब उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई है। बेटे हमने गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शंस को स्टडी किया दोनों केसेस में, जब हम बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेकर आए और फिर कॉइल से उसे दूर लेकर गए, ठीक है। और अब हम वही सारा प्रोसीजर रिपीट करेंगे बार मैग्नेट के साउथ पोल के साथ, विच मीन्स कि हम पहले बार मैग्नेट का साउथ पोल जो है वो कॉइल के पास लेकर आएंगे और फिर उससे दूर लेकर जाएंगे। दोनों केसेस में हम गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शंस को स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करने के बाद हमें क्या पता चलता है कि दोनों केसेस में जो डिफ्लेक्शन है वो नॉर्थ पोल के केस से बिल्कुल ऑपोजिट आती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं नॉर्थ पोल को पास लेकर आ रही थी कॉइल से तो गैल्वेनोमीटर ने सपोज मुझे डिफ्लेक्शन दी लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन जब मैं साउथ पोल को कॉइल के पास लेकर आ रही हूं तब गैल्वेनोमीटर मुझे डिफ्लेक्शन देगा राइट हैंड साइड। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अगर मैं मैग्नेट को कॉइल के पास लाने की स्पीड को इंक्रीज कर दूं, मतलब बहुत तेज तेज पास लेकर आऊं और बहुत तेजी से उसे दूर लेकर जाऊं, तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो काफी लार्ज हो जाएंगी। तो बेटे इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम कंक्लूजन्स क्या निकालते हैं कि जब भी कॉइल को और मैग्नेट को मूव किया, इन दोनों में से किसी भी चीज को मूव किया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कॉइल में प्रोड्यूस हो गया, है ना। तो दैट मीन्स इंड्यूस्ड करंट भी कॉइल में आ गया। और सेकेंड कंक्लूजन हमने क्या देखा, लार्ज इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल इज लार्ज। जब मैंने मोशन को लार्ज कर दिया तो डिफ्लेक्शंस भी लार्ज हो गई थी, दैट मीन्स लार्ज करंट वाज प्रोड्यूस्ड। एंड नेक्स्ट, induced EMF and hence induced current lasts in the coil so long as the magnet moves with respect to the coil। और एक हमने ये चीज भी नोटिस की थी ना कि जब मैं मैग्नेट को बिल्कुल पास लाकर मैंने स्टेशनरी कर दिया था, मूव नहीं किया था, तो क्या हुआ था उस केस में, गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दे दी थी, विच मीन्स कि जब तक वो मूवमेंट होती रहेगी तब तक ही इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोड्यूस होते रहेंगे कॉइल में। जब स्टेशनरी कर देंगे, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तब कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। बेटे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि करंट इंड्यूस हुआ था बार मैग्नेट को मूव करने की वजह से। यहां हम देखेंगे सेकंड केस में कि क्या कोई करंट इंड्यूस होगा अगर सोर्स ऑफ करंट को मूव किया जाए।
इस एक्सपेरिमेंट में हमने लिए हैं दो कॉइल्स C1 और C2। कॉइल C1 को हमने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ, कॉइल C2 को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। कॉइल C1 के पास बेटे अपना कोई भी सोर्स ऑफ करंट नहीं है, उसके पास सिर्फ एक सिंपल गैल्वेनोमीटर है। लेकिन जो कॉइल C2 है उसके पास तो बैटरी है ना, तो नेचुरली उसमें से तो करंट फ्लो कर ही रहा है। और जब मैं C2 कॉइल को मूव करूंगी कॉइल C1 की तरफ, मतलब उसे उसके पास लेकर आऊंगी, तो गैल्वेनोमीटर जिसकी पहले कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी, कोई रीडिंग नहीं थी, अब उसकी नीडल मूव करना शुरू कर देगी, विच मीन्स कि गैल्वेनोमीटर अब डिफ्लेक्शन शो कर रहा है हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इंडिकेट्स दैट देयर इज करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल C1। कॉइल C1 में कोई करंट इंड्यूस हो गया है। और जब मैं C2 की मूवमेंट्स को बंद कर रही हूं, कॉइल को अब और मूव नहीं कर रही, मैंने उसे स्टेशनरी कर दिया है, तब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शंस के ऊपर क्या असर होगा? सेम वैसा ही जैसा बार मैग्नेट के केस में हुआ था। अब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देनी बंद कर देगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगी? C2 जो मेरी कॉइल है उसे मैं मूव करूंगी अवे फ्रॉम द कॉइल C1, उससे उसे दूर लेकर जाऊंगी। तो उसमें क्या होगा? गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन देगा, बट इस बार उसकी डिफ्लेक्शंस होंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, विच इंडिकेट्स कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज रिवर्स्ड। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे कि जब हम कॉइल C2 को पास लेकर आने की और दूर लेकर जाने की स्पीड को इंक्रीज कर देंगे, मतलब बहुत तेजी से उसे पास लेकर आएंगे और बहुत तेजी से उसे दूर लेकर जाएंगे, तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी उतनी ही ज्यादा लार्ज हो जाएंगी। तो बेटे सेकेंड एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब करंट कैरिंग कॉइल और उसके पास पड़ी हुई किसी भी कंडक्टिंग कॉइल में रिलेटिव मोशन होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसके साथ ही करंट जो है वो कंडक्टिंग कॉइल में प्रोड्यूस हो जाएगा। पहले दोनों एक्सपेरिमेंट्स में हमने देखा कि बार मैग्नेट और करंट कैरिंग कॉइल को जब हमने मूव किया, कोई भी मोशन हुआ उनमें, तो नियर बाय कंडक्टिंग कॉइल में करंट इंड्यूस हो गया। इस एक्सपेरिमेंट में हम कोई रिलेटिव मोशन नहीं करेंगे, यहां पर हम सिर्फ C2 कॉइल के करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे। C1 को मैंने कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर के साथ और C2 को मैंने कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, लेकिन यहां पर मैंने साथ में एक की भी लगाई हुई है। जब मैंने की को प्रेस किया तो C2 का सर्किट कंप्लीट हो गया। एज अ रिजल्ट C2 में से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। जब C2 में से करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो उसके बाद C1 के साथ जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है उसमें डिफ्लेक्शन आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि C1 में करंट इंड्यूस हो गया, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है, उसकी नीडल है, वो एक बार डिफ्लेक्ट होने के बाद इमीडिएटली जीरो के ऊपर आ गई। When key is kept pressed continuously, there is no deflection in the galvanometer. जब की लगातार प्रेस की हुई है, मैंने की में कोई चेंज नहीं की, बस एक बार क्लोज किया उसको, दोबारा मैंने उसे टच नहीं किया, तो गैल्वेनोमीटर ने एक बार डिफ्लेक्शन दी और उसके बाद नॉर्मली जीरो पर आ गया। हमने जब की को प्रेस किया था तो हमने देखा था कि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दी थी और वो डिफ्लेक्शन काफी थोड़े समय के लिए थी और साथ ही साथ गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो दोबारा से जीरो पर आ गई थी। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब की को रिलीज कर देंगे, मतलब सर्किट जो है वो ओपन कर देंगे। गैल्वेनोमीटर इस बार फिर से कुछ टाइम के लिए डिफ्लेक्शन देगा और उसकी एक बार डिफ्लेक्शन होने के बाद जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की वो दोबारा से जीरो पर आ जाएगी। और जब हम नोटिस करेंगे कि इस बार जो डिफ्लेक्शन हुई है उसकी डायरेक्शन जो है वो पहले वाले केस से ऑपोजिट है, तो जो करंट इंड्यूस हुआ था पहले, अब उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई है। आगे जब हम इन दोनों कॉइल्स में से किसी भी एक आयरन रॉड को इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद की को प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, तो उस केस में गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन काफी लार्ज देगा। तो बेटे इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या कंक्लूड होता है कि बेशक यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, C1 को हमने मूव नहीं किया, C2 को हमने मूव नहीं किया, बट यहाँ पर फिर भी करंट इंड्यूस हुआ और वो किसकी वजह से हुआ? जो चेंज ऑफ करंट है था कॉइल C2 में, क्योंकि जब हमने की एक बार प्रेस की तो करंट इंक्रीज हुआ विच इज अ चेंज, तो एज अ रिजल्ट C1 में करंट इंड्यूस हुआ। फिर जब मैंने की को रिलीज कर दिया तो करंट डिक्रीज हुआ, अगेन अ चेंज, तो फिर से C1 में करंट जो है वो इंड्यूस हो गया। बेटे ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट्स हमने आपके साथ थ्योरेटिकली डिस्कस किए हैं,
बाद में इनके साथ रिलेटेड वीडियोस भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे, तो आपको ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। तीनों केसेस में हमने देखा कि जो कॉइल्स थी C1 उनमें करंट इंड्यूस हुआ था। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन था कॉइल C1 के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है उसमें चेंज हो रही थी और एज अ रिजल्ट उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जब बार मैग्नेट को मूव किया जा रहा था तो कॉइल C1 का मैग्नेटिक फ्लक्स वाज चेंजिंग। जो रेड कलर की लाइंस आपको नजर आ रही हैं सर्किट डायग्राम में, वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जब बार मैग्नेट को पास लाया गया और दूर लेकर जाया गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स वाज चेंजिंग। सिमिलरली सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी यही हुआ था कि जो करंट कैरिंग कॉइल थी C2, जब हम उसको पास लेकर आ रहे थे C1 के और जब दूर लेकर जा रहे थे तो कॉइल C1 का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, तो एज अ रिजल्ट उसमें भी करंट इंड्यूस हो रहा था। थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखिए, जब हमने की को प्रेस किया था तो जो कॉइल C2 थी उसका करंट इंक्रीज हो गया, 0 से मैक्सिमम हो गया, एज अ रिजल्ट उसका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो गया। तो जो कॉइल C1 थी उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो गया, चेंज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स ना, तो एज अ रिजल्ट कॉइल C1 में ईएमएफ इंड्यूस हो गया। लेकिन जब हमने की को एक बार प्रेस कर दिया उसके बाद उसकी पोजीशन को कुछ चेंज नहीं किया, तो क्या हुआ? जो करंट था कॉइल C2 का वो कांस्टेंट हो गया, कोई चेंज नहीं हुई फ्लक्स में। जो C1 की फ्लक्स थी उसमें कोई चेंज नहीं हुई। एज अ रिजल्ट जो करंट इंड्यूस हुआ था वो दोबारा से 0 हो गया, क्योंकि जो इंड्यूस्ड करंट है वो कब होता है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। उसके बाद जब हमने की को रिलीज किया था, सर्किट को ओपन कर दिया था, तो जो C2 कॉइल का करंट था वो डिक्रीज हो गया था, मैक्सिमम से वो 0 आ गया था, मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो गया था। एज अ रिजल्ट जो कॉइल C1 का मैग्नेटिक फ्लक्स था वो भी डिक्रीज हो गया, फिर से चेंज हो गया, तो उसमें फिर से ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो दोनों केसेस में जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट हो गया था C1 में। इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करने के बाद हमारे पास क्या कंक्लूजन आता है कि जब किसी क्लोज्ड सर्किट का मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया जाएगा तो उस क्लोज्ड सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा।